पिछली बार हान फेई ने मछली तूफान से बचकर सबको चौंका दिया था। सिर्फ जिंदा ही नहीं लौटा बल्कि लूट के साथ आया और अब उसके पीछे पड़े हैं बंदरगाह के सबसे खतरनाक गुंडे। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होगा। क्या हान फेई वांगजिए की दुकान का उधार चुका पाएगा? क्या 7 दिन बाद वो टाइगर्स को मोती देगा या देगा जवाब? जानने के लिए आज की कहानी शुरू करते हैं। घर लौटने के बाद हान फेई ने तुरंत फिश हेड बॉडी पॉलिशिंग फ्लूइड नहीं लिया, जो केवल उसकी मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत कर सकता था और महासागर में उसकी जीवित रहने की संभावना बढ़ा सकता था। हान फेई ने पीली मछली को कई हिस्सों में काटा। वह इसे पकाना चाहता था, लेकिन घर में नमक के अलावा कोई मसाला नहीं था। चलो बस भाप में पकाता हूँ। 1 घंटे बाद वह पेट भरकर और ऊर्जा से भरपूर था। वॉइड फिशिंग, अब तो मुझे इसे अपग्रेड कर लेना चाहिए। चलो देखते हैं इसकी ताकत कितनी है। सोने जैसा प्रकाश उसकी आँखों के सामने फूटा। फिर अनगिनत जटिल शब्द उसके दिमाग में उभर आए। जैसे ही 8 पूरी हुई, चमकते सूरज के नीचे गड़गड़ाहट हुई। फिर एक विशाल तूफान आया जो 10,000 किलोमीटर तक फैल गया। उसी वक्त समुंदर से दूर 10,000 किलोमीटर की दूरी पर एक हवा में तैरते शहर में एक रहस्यमय व्यक्ति आकाश में नजरें गड़ाए कोई गिनती कर रहा था। क्या मेरे अधिकार क्षेत्र के एक छोटे से गांव में कुछ अजीब चल रहा है? फिर उस आदमी ने आगे कदम बढ़ाया और अपनी उंगली से हवा में एक आदेश लिखा। आज से सभी गांवों के लिए संसाधनों की आपूर्ति दोगुनी की जाती है। सभी एकेडमीज के प्रतिभाओं पर ध्यान दें। अगर कोई मिले तो रिपोर्ट करो। उस समय हान फेई इतना पीला पड़ गया था कि बारिश हो रही है या नहीं, इसकी उसे परवाह नहीं थी। जब वे जटिल शब्द उभरे तो हान फेई को लगा जैसे वह एक गुब्बारा था जो अभी फटा हो। उसे स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि वह लेवल 2 मछुआरे पर वापस आ गया है। हान फेई की आंखों में पानी भर आया। अभी तो मैंने अपनी कला को लेवलअप किया था। जिंदगी में तो बूस्ट आना चाहिए था ना। ये उल्टा क्या हो गया? ताकत ही कम हो गई। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। थोड़ी देर लेवल 2 मछुआरे रहने के बाद हान फेई की ताकत और घटने लगी, जब तक कि वह एक 5 साल के बच्चे जितना भी नहीं रह गया। हान फेई की आंखें डबडबा उठीं। दिल ऐसा टूटा मानो अभी चीख पड़े। रुको जरा, लेवल तो घटा है, लेकिन मुझे खुद को पहले से ज्यादा ताकतवर क्यों लग रहा है? बिजली अब भी गरज रही थी। हान फेई ने डीमन प्यूरिफिकेशन पॉट की ओर देखा। उसका स्तर गिर चुका था और अब बस 104 स्पिरिचुअल एनर्जी बची थी। हान फेई ने जोर से सांस ली जब उसने स्पिरिचुअल एनर्जी देखी। उसे याद आया कि जब वह लेवल 3 पर था तो उसकी बेसिक स्पिरिचुअल एनर्जी 60 थी। तो अब जब वह लेवल 1 पर था, फिर भी 60 कैसे थी? हालांकि अब उसकी वॉइड फिशिंग कला में एक अतिरिक्त हुक खिस जुड़ गया था। हान फेई तुरंत सीधा बैठ गया और साधना शुरू कर दी। 1 घंटे बाद हान फेई ने ब्रेक थ्रू किया। सिर्फ 2 घंटे में वह लेवल 3 से लेवल 1 पर गया और फिर से लेवल 3 पर लौट आया। वह बाहर से वही दिख रहा था, लेकिन केवल वह जानता था कि उसने क्या हासिल किया है। जैसे जैसे वह और ताकतवर होगा, उसका शरीर प्राकृतिक स्पिरिचुअल एनर्जी द्वारा ढलता जाएगा। अब उसकी नसें और शरीर सख्त हो गए थे। यह एक और ब्रेक थ्रू का संकेत था। पर क्या लगातार ब्रेक थ्रू करना सही है? जैसे ही ये विचार उसके दिमाग में आया, उसे कहीं दूर से कुछ आभास हुआ। उसने तुरंत फिश हेड बॉडी पॉलिशिंग फ्लूइड पी लिया। एक ठंडी लहर उसके शरीर में बहने लगी, जो उसकी तपती त्वचा को शांत कर रही थी। 1 और तिहाई समय के बाद उसके शरीर से एक और दरार की आवाज आई। हान फेई ने बाधा को तोड़ते हुए लेवल 4 मछुआरे का दर्जा प्राप्त कर लिया। अपने जीवन में पहली बार वह एक इंटरमीडिएट फिशर बन गया था। इसी तरह डीमन प्यूरिफिकेशन पॉट भी लेवल 4 पर पहुंच गया। इंटरमीडिएट लेवल। उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़कर 119 हो गई थी। हान फेई ने जोर से सांस ली। उसने अभी नया स्तर प्राप्त किया था
और उसकी खुद की स्पिरिचुअल एनर्जी 119 पॉइंट्स थी, जो सामान्य से 50 ज्यादा थी। क्या वह सच में एक जीवन की चोटी की ओर बढ़ रहा है? मेरी स्पिरिचुअल हेरिटेज अब लेवल 1 हाई क्वालिटी हो गई है। हान फेई चौंक गया। क्या उसकी स्पिरिचुअल हेरिटेज को उसकी मुख्य कला के अपग्रेड से लाभ हुआ था? आंखें खोलते ही हान फेई ने घर में बदबू महसूस की। उसने अपने शरीर की ओर देखा तो देखा कि उसके शरीर पर चिपचिपी गंदगी और कीचड़ जमा हो गई थी। क्या यह वही प्रसिद्ध बॉडी क्लेंजिंग है? हान फेई बाहर भागा। बारिश अभी भी हो रही थी, इसलिए हान फेई ने बारिश में ही स्नान कर लिया। सब कुछ साफ करने के बाद हान फेई ने 2 सीप उबाल कर खाए। फिर वह अपने भयानक कपड़ों में स्कूल के लिए निकल गया। हान फेई को शक था कि उसके कपड़े मछली की खाल से बने थे। ऐसे कपड़े बेहद टाइट होते थे। पुरुषों के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर महिलाएं ऐसे कपड़े पहने तो। स्कूल पहुंचने से पहले ही हान फेई की मुलाकात हु कुन से हो गई। हु कुन हान फेई को देखकर भी हैरान रह गया। उसका चेहरा बिगड़ा हुआ था। वह लड़का तो मछली तूफान से बचकर मशहूर हो गया था। कहा जा रहा था कि उसने मछलियां बेचकर अच्छी कमाई भी की थी। अगर अब उसे न ठगा तो क्या फायदा? हु कुन ने तंज कसते हुए कहा, अरे ये वही लेवल 2 मछुआरा नहीं है जिसे हरे कछुए ने समुंदर में घसीट लिया था। हान फेई को उसकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अगर कोई 12 साल की उम्र में इतना जहरीला हो सकता है तो वह भविष्य में कुछ नहीं कर पाएगा। वह तुरंत वहाँ से निकल गया। हु कुन गुस्से में चिल्लाया, हान फेई रुक जा। अगर टांगे ना होता तो तू सालों पहले लूला हो गया होता। अब तू उस पर घमंड करता है। हान फेई रुक गया। तू है कौन? क्या मैंने तेरी पीली मछली खा ली थी कभी? हु कुन का चेहरा मुरझा गया। सच तो ये था कि हान फेई ने 4 साल पहले, जब दोनों लेवल 2 पर थे, उसकी पीली मछली खा ली थी। लेकिन अब ये बात दोहराना शर्मनाक था। उसने गुस्से में मुट्ठियां भींच ली, लेकिन हमला नहीं किया। अगर गलती से हान फेई को चोट पहुंचा देता तो वह आसानी से रिपोर्ट कर सकता था, वो भी सबूत के साथ। हान फेई ने उसकी हालत देख और भी घृणा से कहा, कितना डरपोक है रे तू। फिर वह मुड़कर जाने लगा, लेकिन हु कुन ने उसे पकड़कर पीछे खींच लिया। बोल साफ साफ, डरपोक किसे बोला? चटाक। जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंज उठी। हान फेई ने हु कुन के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा। हु कुन सन्न रह गया। ये क्या हुआ? तू तो बस लेवल 2 पर है और मुझे एक लेवल 6 वाले को थप्पड़ मार दिया। हु कुन चिल्लाया, तूने मुझ पर हमला किया। उसने हान फेई की कॉलर पकड़ ली और उसे पीटने वाला ही था कि हान फेई जमीन पर गिर पड़ा और जोर जोर से चिल्लाया। हु कुन ने अपने क्लासमेट पर इतनी बेरहमी से हमला किया। मैं मर गया। मेरी अंदरूनी चोटें बहुत गहरी हैं। हु कुन तो ऐसा दृश्य कभी देखा ही नहीं था। हान फेई जमीन पर लौट गया था, जबकि उसने अभी तक कुछ किया भी नहीं था। हु कुन ने पीछे मुड़कर देखा तो एक छोटी लड़की दूर खड़ी थी, लू लिंगजी, उनकी क्लासमेट और एक लेवल 5 मछुआरी। हु कुन ने घबराते हुए हान फेई को छोड़ दिया और बोला, मैंने मारा नहीं, वो खुद गिर गया। उसने पहले मारा था। लू लिंगजी ने आंखें घुमा दी। एक लेवल 2 मछुआरा लेवल 6 को मारेगा? मुझे बेवकूफ समझ रखा है। अपना सीना पकड़ते हुए हान फेई ने गुस्से में कहा, हु कुन, मुझे नहीं पता था कि तू इतना नीच निकलेगा। अब तो मैं जरूर टीचर से शिकायत करूंगा, चाहे मैं घायल ही क्यों न हूँ। लू लिंगजी बिना पीछे देखे चल दी। हान फेई और हु कुन एक दूसरे को घूरते रह गए। हु कुन गुस्से से पागल हो गया। तूने मुझे फंसाया। हान फेई ने अचानक मुस्कुराकर कहा, किसने किसे फंसाया रे? क्या तू सच में नहीं जानता कि टेस्ट से पहले मेरी चोट का कारण क्या था? हु कुन का चेहरा एकदम बदल गया और वह डर से पीछे हट गया। अगर स्कूल को पता चल गया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन अगले ही पल उसने पूछा, साबित कौन करेगा? हान फेई ने कहा, अगर तू मुझे बिना वजह पीट सकता है तो तू मुझे फंसा भी सकता है।
सोच, हमारे टीचर क्या सोचेंगे। शर्म से लाल होते हुए हु कुन बोला, मैंने तुझे कब पीटा? हान फेई ने रहस्यमयी लहजे में कहा, लू लिंगजी ने सब कुछ देखा है। चलो, मैं तो चाहता था कि ये मामला यहीं खत्म हो जाए, पर तू तो बहुत गुस्से में है, तो टीचर से बात कर लेते हैं। हु कुन पागल होने ही वाला था। हान फेई कभी इतना बेशर्म नहीं था। ये अचानक क्या बदल गया? हु कुन ने तुरंत पूछा, ठीक है, तू कैसे सुलझाना चाहता है ये मामला? हान फेई बोला, मुझे पता है कि हाई लेवल छात्रों को स्वॉलोड स्पिरिट सूप मिलता है। मुझे लग रहा है मैं ब्रेक थ्रू के करीब हूँ। क्यों न तू अपनी स्पिरिट सूप मुझे दे दे, और हाँ, वो ब्लेड फिश चाकू जो तूने मुझसे लिया था वो भी दे दे, फिर हम बराबर। हु कुन की आंखें फैल गईं। कब मैंने तेरा ब्लेड फिश चाकू लिया? एक कटोरी स्वॉलोड स्पिरिट सूप काफी कीमती थी, लेकिन लेवल 6 से 7 पर जाने के लिए उससे ज्यादा चाहिए होता था। आंखें सिकोड़ते हुए हान फेई ने कहा, उफ, मेरा पेट, मुझे टीचर के पास जाना पड़ेगा। हु कुन सन्न रह गया। ये बंदा चाहता क्या है? हान फेई ने जैसे ही मुड़ने का अभिनय किया, बोला, देना नहीं चाहता, कोई बात नहीं, लू लिंगजी मेरी गवाह है, रुको। हु कुन ने गमगीन होकर कहा, ठीक है, मैं हार मानता हूँ, तुझे भरपाई कर दूंगा। हु कुन तो चाहता था कि हान फेई को ब्लेड फिश के पेट में डाल दे। उसे लड़ाई के नतीजों से डर नहीं था, लेकिन अगर हान फेई ने पिछले सेटअप की बात किसी और को बता दी तो न सिर्फ टांगे, बल्कि उसका टीचर भी उस पर शक करेगा। हान फेई स्कूल की ओर मुस्कुराता हुआ संतुष्टि से निकला। उसे डर नहीं था कि हु कुन अपना वादा तोड़ेगा। 12 साल के बच्चे में कितना दिमाग होगा। फ्लोटिंग आइलैंड पर बना स्कूल उसकी सोच से बहुत अलग था। वहाँ की इमारतें काफी जर्जर थीं। स्कूल के गेट पर 2 टेंटिकल लॉबस्टर की मूर्तियाँ थीं। सभी इकट्ठा हो जाओ। स्कूल में दाखिल होने से पहले ही एक छोटी लड़की ने हान फेई को दौड़ने पर मजबूर कर दिया। हान फेई ने पूछा, अरे, तुम कौन हो? लड़की ने पलटकर घूरा, लाइन में लग, सिर्फ तू ही है जो क्लास में मौजूद नहीं है। हान फेई को आखिर याद आया, ये थी हे शियाओयू, उनकी क्लास की मॉनिटर। उसके पापा स्कूल में टीचर थे। हान फेई ने पूछा, हे शियाओयू, क्या हुआ? इतनी जल्दी सबको क्यों बुलाया गया? हे शियाओयू बोली, चुप रहो, ऊपर से कोई आया है। ऊपर से? हान फेई को झटका लगा। उसने टांगे के बारे में पूछा तो हे शियाओयू ने बताया कि मेंटर्स उसे लेवल 1 फिशरी में ले गए हैं। ये सुनते ही हान फेई चौंक गया। लेवल 1 फिशरी तो फिशिंग मास्टर्स के लिए होती है। इसका मतलब टांगे को कितनी अहमियत दी जा रही है। हे शियाओयू हान फेई को भीड़ में घसीटते हुए ले गई। वहाँ हजारों स्टूडेंट्स जमा थे। सभी का ध्यान आसमान की ओर था। गांव प्रमुख और स्कूल के सारे फिशिंग मास्टर्स सबसे आगे खड़े थे। गांव प्रमुख ने चिल्लाया, स्वागत है फरिश्ते का। सभी फिशिंग मास्टर्स ने दोहराया, स्वागत है फरिश्ते का। हान फेई चुपचाप आसमान की ओर देख रहा था। हल्की बारिश में एक इंसान आसमान से नीचे उतर रहा था। उसके 2 पंख थे, पीठ पर एक काली फिशिंग रॉड और हाथ में चमकती हुई तलवार। हान फेई दंग रह गया। असली फरिश्ता, ये कुछ ज्यादा ही ड्रामेटिक नहीं हो गया? फिर हान फेई के पास खड़े किसी व्यक्ति ने ईर्ष्या से कहा, क्या ये कोई लेजेंडरी एक्सपर्ट है? हवा में चल रहा है, कितना ताकतवर है। हे शियाओयू भी हैरान थी। उसने हान फेई को प्रोत्साहित करते हुए कहा, देखो, यही है वो लेजेंडरी हिडन फिशर। हमारे गांव का एक आदमी भी इनमें से है। हान फेई चौंक गया। क्या? कई लोग उसके पास झुक गए। उन्होंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं सुना था और अब वे हे शियाओयू की बातों में दिलचस्पी लेने लगे। हे शियाओयू बोली, कहते हैं कि ग्रैंड फिशिंग मास्टर से ऊपर राइजिंग फिशर और फिर हिडन फिशर होते हैं, और सिर्फ हिडन फिशर्स के पास ही ऐसे पंख होते हैं। सब चौंक गए। हमने तो पहले कभी ऐसा सुना ही नहीं। हे शियाओयू ने खुद को संभाला।
सीधे खड़े रहो। गांव के लीडर की ताकत भी इनके सामने कुछ नहीं है। तुम तो बहुत दूर हो। गांव का लीडर, जो एक ग्रैंड फिशिंग मास्टर था, हेवनली वाटर विलेज का सबसे ताकतवर योद्धा माना जाता था। कहा जाता था कि वो लेवल 2 फिशरी में यात्रा कर सकता है। हान फेई जानता था कि उसके पिता इससे भी ताकतवर थे, लेकिन वो लेवल 3 फिशरी से आगे के अनजान क्षेत्र में मारे गए थे। आसमान में वो फरिश्ता, असल में एक दूत था, रुक गया और नीचे देखा। उसने बेरुखी से कहा, क्या तुम्हारे स्कूल में कोई हेवनली टैलेंट है? गांव के लीडर ने जल्दी से जवाब दिया, हमारे स्कूल के हेवनली टैलेंट्स लेवल 1 फिशरी में ट्रेनिंग के लिए गए हैं। वो जल्दी लौट रहे हैं। दूर क्षितिज की ओर देखते हुए फरिश्ते ने बिना किसी भाव के कहा, मेरा नाम फांग जे है। मैं सबसे बेहतरीन हेवनली टैलेंट्स की तलाश में आया हूँ। अगले 3 दिनों में 8 से 12 वर्ष के सभी बच्चों की स्पिरिचुअल हेरिटेज जांच होगी। इसके अलावा स्कूल को मिलने वाले संसाधनों की सप्लाई दोगुनी कर दी जाएगी। मैं इस बार की सोल अवेकनिंग तक यही रहूंगा। ये सुनकर सब पागल हो गए। गांव वाले उसका धन्यवाद करते नहीं थके और हान फेई के पास खड़ी है शियाओयू ने खुशी से ताली बजाई। वाह, फरिश्ता शिष्य चुन रहा है। ऐसा तो पिछले कई सालों से नहीं हुआ। भीड़ में हुकुन की आंखें चमक उठीं। ये उसके लिए एक बड़ा मौका था। वो ठान चुका था कि वो एडवांस फिशर बनेगा ताकि फरिश्ते का ध्यान अपनी ओर खींच सके। लेकिन हान फेई को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। उसके पास तो खुद उसका रहस्यमय लौकी था। उसने मन ही मन हंसी उड़ाई कि आसमान से उतरे एक अजनबी को ये लोग फरिश्ता मान रहे थे। लोगों के हटते ही हान फेई हे शियाओयू के साथ क्लासरूम लौट आया। अचानक एक टीचर ने हान फेई को देखा और आश्चर्य से पूछा, हान फेई, तुमने ब्रेक थ्रू कर लिया? उसे पूरा यकीन था। वो ये सिर्फ इसलिए पूछ रहा था क्योंकि उसे हान फेई की ऊर्जा में साफ बदलाव दिख रहा था। हे शियाओयू और बाकी छात्र भी चौंक गए। 4 साल से जो कुछ नहीं कर पाया, वो अब अचानक लेवल बढ़ा गया। मुस्कुराते हुए हान फेई ने कहा, धन्यवाद सर। 2 बार मौत के मुंह से निकलने के बाद बहुत कुछ समझ में आया, जिससे मुझे ब्रेक थ्रू मिला। वाह, आखिरकार। क्या अब तुम लेवल 3 पर हो? अगर थोड़ी और मेहनत करो तो फिशिंग ट्रायल से पहले लेवल 4 भी पहुंच सकते हो। हे शियाओयू बहुत खुश थी। आखिर हान फेई उसका क्लासमेट था। किसी और ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, 4 साल में एक ब्रेक थ्रू, इससे खराब टैलेंट मैंने नहीं देखा। बिना कोई ध्यान दिए हान फेई ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं अब लेवल 4 पर हूँ। कुछ लोग चौंक गए, कुछ को शक हुआ। यहाँ तक कि टीचर की भौहें भी तन गईं। ये क्या हो रहा है? हान फेई ने कहा, सर, शायद मैं लेवल 2 पर बहुत लंबे समय तक रुका रहा, लेकिन जैसे ही लेवल 3 में पहुँचा, मैं तुरंत लेवल 4 तक पहुँच गया। मुझे लगता है कि फिशिंग ट्रायल से पहले एक और ब्रेक थ्रू भी हो सकता है। सच में? मध्यम आयु के शिक्षक का चेहरा खिल उठा। एक पंच मारो मुझे। हान फेई का ध्यान खिंचा। क्या ये कोई टेस्ट था? बिना हिचकिचाए हान फेई ने गरजते हुए पंच मारा, सिर्फ 50% ताकत के साथ। तुम सच में लेवल 4 फिशर हो, बल्कि आम लेवल 4 से भी ताकतवर लग रहे हो। इस स्थिति में तुम्हें टांगे का स्वॉलोड स्पिरिट सूप अब हर 5 दिन में मिल सकता है। धन्यवाद सर। बाकी क्लासमेट्स को कोई दिलचस्पी नहीं थी। उल्टा उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि जिसे वो निकम्मा समझते थे, उसने उन्हें पकड़ लिया। वो भी इतना कॉन्फिडेंट कि अगला ब्रेक थ्रू भी कर लेगा। शिक्षक ज्यादा उत्साहित नहीं थे। आखिर स्कूल के लगभग सभी छात्र लेवल 4 तक तो पहुंच ही चुके थे। यहाँ तक कि हेवनली वाटर विलेज में 12 साल से ऊपर के लोग भी आमतौर पर लेवल 5 से नीचे नहीं होते थे। सबसे बड़ा अड़चन लेवल 6 के शिखर पर आता था, जहाँ ज्यादातर लोग अटक जाते थे। कुछ लोग दशकों तक आगे नहीं बढ़ते और कुछ सिर्फ कुछ दिनों में ब्रेक थ्रू कर लेते थे। ऐसे लोग ही असली जीनियस माने जाते थे। हान फेई अभी उस स्तर से काफी दूर था।
हे शियाओयू ही अकेली थी जो खुश थी। वो हान फेई के चारों ओर नाचती रही, अपनी पोनीटेल खींचते हुए उसे घूरती रही, जिससे हान फेई को सिर दर्द हो गया। हान फेई बोला, बस करो अब, मुझे अभी और भी ट्रेनिंग करनी है। हे शियाओयू बोली, मैं सिखा सकती हूँ, अभी फ्री हूँ। वैसे भी पिछली एग्जाम में तुम्हारे नंबर बहुत खराब आए थे। अगर फिशिंग ट्रायल में फेल हो गए तो साधारण फिशर बना दिए जाओगे, और फिर ना तो कोई बैटल टेक्निक मिलेगी, न ही ट्रेनिंग रिसोर्स। हान फेई रुक गया। बैटल टेक्निक? हे शियाओयू बोली, हाँ, मेरे पापा कहते हैं मैं अब स्वीपिंग स्टिक में पारंगत हूँ। ये एक मॉर्टल लेवल हाई क्वालिटी तकनीक है, मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ। हान फेई ने कुछ सोचकर हामी भरी। बैटल टेक्निक सिर्फ इंटरमीडिएट फिशर ही सीख सकते थे, और अब वो एक बन चुका था, उसे ये सीखना ही था। इस मौके पर उसने बैटल टेक्निक्स के बारे में और भी बातें पूछी। दुनिया में कुछ टेक्निक्स सार्वजनिक होती हैं, जो मॉर्टल लेवल होती हैं। उनसे ऊपर हाई क्वालिटी और फिर अल्ट्रा क्वालिटी टेक्निक्स आती हैं, लेकिन वो आम आदमी की पहुंच से बाहर होती हैं। हान फेई ने अपनी ताकत जांचने के लिए हे शियाओयू से लड़ने का फैसला किया, लेकिन 1 घंटे बाद वो जमीन पर बैठा हुआ था और उठ भी नहीं पा रहा था। उसके हाथ, टांगें, जांघें, पेट और यहाँ तक कि पिछवाड़े तक पर गिनती से ज्यादा बार डंडे की मार पड़ी थी। हान फेई चौंक गया कि इतनी सी लड़की इतनी धमाकेदार डंडा चला सकती है। उसने पहले 50%, फिर 80% और फिर 100% ताकत से वार किया, लेकिन फिर भी वो उसे आराम से पीट गई। हे शियाओयू खुशी खुशी उसे स्वीपिंग स्टिक सिखाने लगी। हान फेई को ये भी पता चला कि हे शियाओयू की बांस की रॉड कोई साधारण चीज नहीं थी, बल्कि समुद्र से मिली हुई एक खजाना थी। वो उसकी लोहे की मछली पकड़ने वाली रॉड से कहीं बेहतर थी, इसलिए उसने उसे उधार लेने की सोची। जैसे ही हान फेई ने उसकी रॉड का जिक्र किया, हे शियाओयू ने उसे कसकर पकड़ लिया। हान फेई को मजा आ गया। अरे, मैं बस थोड़ी प्रैक्टिस के लिए ले रहा हूँ, बाद में कैंटीन में लौटा दूंगा। हे शियाओयू पूरी तरह मानी नहीं। बेहतर होगा कि लौटा दो, नहीं तो मेरे पापा मुझे मार डालेंगे। जब हान फेई ने बांस की रॉड उठाई, उसका चेहरा बदल गया। ये उसकी लोहे की रॉड से काफी भारी थी। उसे तुरंत समझ आ गया कि हे शियाओयू ने सुबह उसे मारते वक्त बहुत हाथ हल्का रखा था, नहीं तो वो तो वही लंगड़ा हो जाता। इस छोटे से ब्रेक के बाद हान फेई को याद आया कि उसे एक पुराना हिसाब निपटाना है। हु कुन और हान फेई एक ही क्लास में नहीं थे। इस वक्त हु कुन की क्लास फ्री एक्सरसाइज कर रहा था। जो लोग फांग जे के शिष्य बनना चाहते थे, वो सब जमकर ट्रेनिंग कर रहे थे। हान फेई बांस की रॉड लेकर ट्रेनिंग ग्राउंड पर पहुंचा। जैसे ही वो पहुंचा, कई लोगों की नजर उस पर पड़ी। हु कुन का चेहरा देखते ही उतर गया। लू लिंगजी भी थोड़ी हैरान हुई। उसने हु कुन की ओर देखा और महसूस किया कि हान फेई अब पहले जैसा नहीं रहा। उस लड़के की अनदेखी करते हुए हान फेई ने आवाज लगाई, हु कुन, बाहर आ। हु कुन के कुछ कहने से पहले वही लड़का चिल्लाया, क्या तुमने सुना नहीं कि मैंने तुझसे निकल जाने को कहा था? हान फेई मुस्कुरा उठा, अगर मैं तुझे बेवकूफ कहूँ तो तारीफ होगी। मैं किसी और से बात कर रहा हूँ, तुझे क्या दिक्कत है? एकदम सन्नाटा छा गया। कई लड़कियां हैरानी से मुंह खोले देख रही थीं। क्या हान फेई भी अब किसी को गाली देने की हिम्मत कर सकता है? हु कुन अंदर ही अंदर खुश हुआ। उसे लगा हान फेई अब फंसा। ये तो वो जगह थी जहाँ मुकाबले की इजाजत थी। क्या उसे नहीं पता कि इंटरमीडिएट लेवल का मतलब क्या होता है? वो लड़का भी हैरान था। क्या हान फेई ने उसे पलटकर जवाब दे दिया? किसी ने सीटी बजाई। जांगनिंग, ये तुझे कोई इज्जत नहीं दे रहा। अगर मैं होता तो अभी तक इसका दिमाग ठिकाने लगा देता। जांगनिंग, तू एक लेवल 2 फिशर से ऐसे अपमानित होगा? जांगनिंग ने नाक चढ़ाई। अच्छा है, जब तू रॉड लेकर आया है तो प्रैक्टिस के लिए ही आया होगा। चल, मुकाबला हो जाए।
मैं तुझे तेरे और मेरे बीच का फर्क दिखाता हूँ। लू लिंगजी चिल्लाई, जांग निंग, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। वो हान फेई की ओर मुड़ी। तुम दोनों के बीच लेवल का फर्क है, तुम नहीं जीत सकते। हान फेई हंसा, कोई बात नहीं, आज ही एक नई रॉड वाली टेक्निक सीखी है, प्रैक्टिस करने का बढ़िया मौका है। जांग निंग बोला, बीच में मत पड़ो लू लिंगजी, इसने खुद हाँ कहा है, मैं कोई हथियार नहीं लूंगा। लेकिन इससे पहले कि जांग निंग आगे बढ़ता, हान फेई ने उसे बांस की रॉड से सीधा दे मारा। जांग निंग चिल्लाया, तू धोखे से मार रहा है। धड़ाम, क्रैक, आह, मेरी गर्दन टूट गई। गर्दन। जांग निंग घुटनों पर गिरा और गर्दन टेढ़ी करके रोने लगा। हान फेई की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो बच ही नहीं पाया। उसका कॉलर बोन उखड़ गया था। हान फेई ने एक नजर डालते हुए कहा, इसने खुद लड़ाई की बात की थी और बोला था कि कोई हथियार नहीं चलाएगा। इसमें मेरी क्या गलती? सब हैरान रह गए। किसी को नहीं पता था कि हान फेई इतना ताकतवर है। किसी ने चिल्लाया, ये लेवल 2 का नहीं लगता, ये तो कम से कम लेवल 4 है। हु कुन और लू लिंगजी दोनों चौंक गए। क्या हान फेई वाकई लेवल 4 पर पहुंच गया? हान फेई बोला, मैंने कब कहा कि मैं लेवल 2 पर हूँ? अब हु कुन, तू बाहर आ। रुको, क्या तुम सोचते हो कि हमारे क्लासमेट को पीटकर यूं ही चले जाओगे? एक लंबा लड़का सामने आया, उसके हाथ में रॉड थी, लेकिन वो हान फेई की बांस की रॉड से कहीं कमजोर थी। उसने कहा, तूने पिछले लड़के को धोखे से मारा। मुझे नहीं समझ आता कि लेवल 4 पर पहुंचकर इतना घमंड क्यों दिखा रहा है। फिर वो लड़ाई की मुद्रा में आ गया। हान फेई हंसा और रॉड लेकर हवा में उछला। वह सुबह से हे शियाओयू से पिट चुका था। उसे पता था कि रॉड कितनी खतरनाक हो सकती है। लड़के ने अपनी रॉड से बचाव किया। टन, लड़का झटके से पीछे हटा, उसके हाथ सुन्न हो गए। क्या हान फेई वाकई लेवल 4 पर ही है? लू लिंगजी और हु कुन दोनों हैरान थे। हान फेई इतना ताकतवर कैसे हो गया? हान फेई ने उसे कोई मौका नहीं दिया। वो बस लगातार रॉड से मारता गया, बिना किसी चाल के। टन टन टन। कुछ वारों के बाद लड़के की रॉड मुड़ गई। धड़ाम, वो लड़का भी जमीन पर गिर गया। क्या तू हमारे क्लास को चैलेंज करने आया है? अब एक और लड़का सामने आया, जो लेवल 5 फिशर था और पहले भी हान फेई का मजाक उड़ाता रहा था। लेकिन हान फेई डरा नहीं। जब उसने हमला किया, हान फेई ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया। टन। सभी ने अपने कान बंद कर लिए, इतनी तेज आवाज थी। पर हान फेई खुश था। ये लड़का ज्यादा ताकतवर था, उससे ज्यादा मजा आया। अब हान फेई बिना रुके वार करता गया। कभी कभी उसकी पीठ पर भी वार लगते, लेकिन अब वो लेवल 4 पर था, इतना तो सह सकता था। सुबह हे शियाओयू से बुरी तरह पिट चुका था। किसी ने चौंक कर कहा, ये लड़का कोई राक्षस है क्या? इतना ताकतवर कैसे हैं? लड़ाई के दौरान जब हान फेई को लगा कि वार बेअसर हो रहे हैं, तो उसने पूरी ताकत से झाड़ू जैसी स्वाइप मारी। वो जानबूझकर पीठ पर वार खा गया और फिर ताकत से रॉड घुमाई। क्रैक, आह, मेरा हाथ टूट गया। अगर हे शियाओयू वहाँ होती तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाती। उसकी स्वीपिंग रॉड टेक्निक में स्टाइल होता था, पर हान फेई बस ताकत से मार रहा था। जैसे ही वो लड़का जमीन पर गिरा, हान फेई कराहते हुए बोला, हु कुन, अगर तू नहीं आया तो मैं टीचर से शिकायत कर दूंगा। हान फेई ने स्वॉलोड स्पिरिट सूप का एक कटोरा पिया और ऊर्जा से भर गया, जबकि हु कुन उसे घूरते हुए नफरत से देख रहा था। हु कुन ने दांत पीसते हुए कहा, हान फेई, अच्छे दिन ज्यादा नहीं टिकते। फिशिंग टेस्ट में ताकत की कोई अहमियत नहीं है। अगर तुम पास नहीं कर पाए तो एक आम मछुआरे में डिमोट कर दिए जाओगे। हान फेई ने मुस्कुराते हुए हु कुन के कंधे पर हाथ रखा, जैसे वह उसे सांत्वना दे रहा हो। कुछ छात्रों को यह भी अजीब लगा कि हान फेई और हु कुन इतने घुल मिल कैसे गए। हान फेई ने पूछा, वैसे
मेरी ब्लेड फिश नाइफ कहाँ है? हु कुन ने कहा, तुम सच में मुझसे ले लोगे? हु कुन ने अफसोस के साथ उसे छुरी थमा दी और बोला, ठीक है, अब हमारा हिसाब बराबर। अगली बार मिले तो तुझे सबक सिखाऊंगा। सूप पीने के बाद उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा 196 अंक तक पहुंच गई, जो उसकी शारीरिक सीमा से कहीं ज्यादा थी। वह अभी खाना भी खत्म नहीं कर पाया था कि टांगे जल्दी में उसकी ओर आया। उसे देखकर राहत की सांस ली। तू ठीक है? क्या लेवल अप किया? हान फेई ने कहा। हाँ, काफी अच्छा लग रहा है। टांगे ने हैरानी से पूछा, तू सीधे स्तर 4 पर पहुंच गया? हान फेई ने जवाब दिया, हाँ, शायद इसलिए क्योंकि मैं बहुत समय से अटका हुआ था। हान फेई ने पूछा, और तू? लेवल 1 की फिशरी कैसी लगी? टांगे ने उम्मीद से कहा, मुझे फिशिंग मास्टर बनना है। किसी को स्पिरिचुअल लॉबस्टर की पावर मिली जिससे उसकी कल्टीवेशन की गति 30% बढ़ गई। किसी और को बॉल फिश की पावर मिली जिससे उसकी डिफेंस एबिलिटी 50% बढ़ गई। यह सुनकर हान फेई और हे शियाओयू दोनों चौंक गए। यह दुनिया हान फेई को और भी रहस्यमयी लगने लगी। इंसान मछली की शक्ति हासिल कर सकता था, लेकिन उसने चेताया, टांगे, हमें टीचर्स की बात माननी चाहिए। अगर यह इतना आसान होता तो सबने मछली की पावर ले ली होती, लेकिन किसी ने नहीं ली तो कोई नुकसान भी होगा। हम अभी सिर्फ 12 साल के हैं। हमारे पास बहुत समय है हिडन फिशर्स बनने का। हे शियाओयू बोली, सही कहा, हमें बिना सोचे समझे कुछ नहीं करना चाहिए। अगर ये इतना अच्छा होता तो मेरे पापा भी मुझे कहते। चलो स्पिरिचुअल हेरिटेज टेस्ट पर ध्यान देते हैं। टांगे ने पूछा, हिडन फिशर होता क्या है? हे शियाओयू ने हिडन फिशर्स और स्पिरिचुअल हेरिटेज पर काफी कुछ बताया। हिडन फिशर अभी दूर था, लेकिन उसकी स्पिरिचुअल हेरिटेज पर बात ने हान फेई और टांगे की दिलचस्पी बढ़ा दी। स्पिरिचुअल हेरिटेज यह तय करती है कि कोई अपनी साधना में कहाँ तक जा सकता है, जैसे हे शियाओयू के पिता की विरासत थी। लेवल 2 हाई क्वालिटी और गांव के मुखिया की। लेवल 3 हाई क्वालिटी। जिनकी स्पिरिचुअल हेरिटेज लेवल 3 से ऊपर होती है, वे ज्यादातर शहर जा चुके होते हैं। गांव के ज्यादातर लोगों की स्पिरिचुअल हेरिटेज बहुत कमजोर होती है। अब हान फेई को समझ आया कि पुराना हान फेई साधना में इतना बुरा क्यों था। उसकी स्पिरिचुअल हेरिटेज थी लेवल 1 इनकम्प्लीट। इतनी घटिया स्पिरिचुअल हेरिटेज के बावजूद उसका जीवित रहना ही चमत्कार था। टांगे ज्यादा देर नहीं रुका। उसने जल्दी से खाना खाया और टेस्ट के लिए बुला लिया गया। हे शियाओयू ने कहा, जो 12 साल की उम्र में लेवल 7 तक पहुंच गए हैं, उन्हें बुलाया गया है। सुना है 100 से ज्यादा हैं। उन्हें शायद कुछ स्पेशल एलिक्सर्स भी दिए जाएंगे। बस प्रतिभाशाली लोगों को ही एलिक्सर मिलती हैं। हान फेई ने क्लास में काफी देर तक इंतजार किया, लेकिन टांगे वापस नहीं आया। जब बाकी छात्रों को पता चला कि वह लेवल 4 तक पहुंच गया है, तो वे काफी असहज हो गए। उन्हें यह बात चुभ रही थी कि जिस लड़के को वे बेकार समझते थे, वही अब उनसे आगे निकल गया। तभी वांग जिए कक्षा में आया। उसने सबको देखा और बोला, प्लेग्राउंड में इकट्ठा हो जाओ, अब स्पिरिचुअल हेरिटेज टेस्ट होगी। सब जोश और उम्मीद से भर गए। मैदान खचाखच भरा हुआ था। 30 मछुआरे सामने कतार में खड़े थे। हर एक के सामने एक मेज और उस पर एक मुट्ठी जितना बड़ा पत्थर रखा था। गांव के मुखिया ने खुद मंच संभाला। सभी लोग ध्यान दें, स्पिरिचुअल हेरिटेज टेस्ट बहुत महत्वपूर्ण है। आज से जिनकी स्पिरिचुअल हेरिटेज लेवल 1 हाई क्वालिटी की होगी, उन्हें हर 5 दिन में स्वॉलोड स्पिरिट सूप का 1 कटोरा मिलेगा। जिनकी स्पिरिचुअल हेरिटेज लेवल 2 हाई क्वालिटी या लेवल 3 की होगी, उन्हें शहर के स्कूलों में पढ़ने का मौका मिलेगा। और अगर किसी की स्पिरिचुअल हेरिटेज लेवल 3 से ऊपर हुई, तो वह हमारे हेवनली वाटर विलेज का गौरव होगा। हान फेई ने टांगे को सामने की कतार में देखा। वह उसके पास आना चाहता था, लेकिन टीचर बोले, पहले टेस्ट दो। हे शियाओयू ने कहा, इनमें से कुछ के पास लेवल 3 की स्पिरिचुअल हेरिटेज होगी। हान फेई ने पूछा, तुम्हें कैसे पता?
उसने कहा, मेरे पापा कहते हैं हर साल कुछ निकलते हैं। एक बार तो एक लड़का लेवल 5 की स्पिरिचुअल हेरिटेज वाला निकला था। उसे सीधा शहर ले जाया गया। अब सामने टेस्ट शुरू हो गई थी। काओजिया लेवल 7 का मछुआरा, स्पिरिचुअल हेरिटेज लेवल 2 हाई क्वालिटी। पूरा मैदान हैरान रह गया। पहला ही स्टूडेंट शहर में पढ़ने लायक निकला। ली रुशुई स्पिरिचुअल हेरिटेज लेवल 2 लो क्वालिटी। झो हैबो स्पिरिचुअल हेरिटेज लेवल 2 मिड क्वालिटी। कई नाम पुकारे गए। 21 छात्रों की स्पिरिचुअल हेरिटेज लेवल 2 की थी। बाकी सभी की स्पिरिचुअल हेरिटेज थी लेवल 1 हाई क्वालिटी। तभी कोई चिल्लाया, वू लेई क्लास 3 स्पिरिचुअल हेरिटेज लेवल 3 मिड क्वालिटी। मैदान में तालियां गूंज उठीं। गांव का मुखिया भी मंच से उतर आया। यह स्पिरिचुअल हेरिटेज एक फिशिंग मास्टर के लिए लगभग तय रास्ता थी। वो लेई खुशी से चिल्लाया, मैं लेवल 3 मिड लेवल। हा, मैं लेवल 3 हूँ। बाकी सभी उसे ईर्ष्या से देख रहे थे। उन्हें पता नहीं था कि दूर एक छत पर फांगजे उन्हें देख रहा था। वह इन लोगों की संतुष्टि पर हंस रहा था, क्योंकि लेवल 3 मिड क्वालिटी से शहर पहुंचना मुश्किल ही था। कुछ और नाम पुकारे गए। फिर अचानक सबके चेहरे बदल गए और वे खड़े हो गए। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड जहां टांगे ने अपनी असाधारण स्पिरिचुअल हेरिटेज का रहस्य खोल दिया। लेकिन अगली बार हम देखेंगे कि कैसे ये नई ताकत गांव में हलचल मचाएगी और क्या हान फेई अपने सपनों को पूरा कर पाएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप अगली रोमांचक एपिसोड मिस न करें। नोटिफिकेशन बेल भी दबाएं। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए खुश रहिए।